जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। क्लास 11वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बजरंग लाल। आज हम लोग बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास के अंदर मानव की उत्पत्ति के इतिहास में। कल हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि आदिकालीन मानव का जो भोजन प्राप्त करने के जो तरीके थे वो कौन कौन से थे, कितने प्रकार के थे। और आज हम बात करेंगे जैसे हमने कल बताया था कि मानव जो है उस समय भोजन प्राप्त करता था 4 तरीकों से। सबसे पहला उनका तरीका था संग्रहण करना, दूसरा इनका तरीका था उनका मछली पकड़ना, तीसरा था शिकार करना और चौथा था अपनार्जन, यानी कि पशुओं को वो मरे हुए पशुओं को या मारकर पशुओं को लाकर लेकर आते और औजारों से उनका मांस छीलकर अलग कर देते और हड्डियों को वो फेंक देते। तो ये उनका जो तरीका था वो था अपनार्जन का तरीका। आज हम बात करेंगे मानव इतिहास में आदिकालीन मानव इतिहास के निवास स्थान के बारे में। आदिकालीन मानव का आवास। क्लास 11 हिस्ट्री। तो जैसे हम बात कर रहे हैं आदिकालीन मानव का आवास के बारे में, तो जैसे हमने कहा कि 56 लाख वर्ष पूर्व मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी और यहीं से एक प्रजाति का उद्भव हुआ था जिस प्रजाति को हमने होमोनिड नाम दिया था। ये होमोनिड प्रजाति थी जो थी अन्य प्रजातियों जैसे प्राइमाइट हो, होमो हेबिलिस हो के साथ जो है ये दक्षिणी फ्रांस के अंदर लेजरलेट गुफा में जो है रहते थे, ऐसा हमको प्रमाण मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि आदिकालीन मानव का जो आवास स्थान था वो था अफ्रीका, यूरोप और एशिया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो हम बात करते हैं, हमें एक प्रमाण मिला है आदिकालीन मानव का। पहले तो हम बात करते हैं कि होमोनिड जाति जो थी प्राइमेटो होमो हेबिलिस के साथ जो है निवास करती थी और ये 3 महाद्वीपों में निवास करती थी, अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया में। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें एक प्रमाण मिला है दक्षिणी फ्रांस का जिसका नाम है लेजरलेट स्थान, और वहां से हम लोगों को दक्षिणी फ्रांस के अंदर 12.4 मीटर की एक गुफा मिली है। दक्षिणी फ्रांस के अंदर 12x4 मीटर की एक गुफा मिली है लेजरलेट से। कहां से मिली है? लेजरलेट से। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिकालीन मानव जो था जिसे हम होमोनिड, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस आदि नाम से जानते हैं, वो मानव अफ्रीका, यूरोप और एशिया में निवास करता था। और इसका एक प्रमाण मिला है दक्षिणी फ्रांस के लेजरलेट के अंदर जो है 12.4 मीटर की एक गुफा मिली है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आदिकालीन मानव जो है यहाँ पर निवास करता था। इसके बाद में हम आगे बात करें कि इस गुफा के अंदर हमें बड़े बड़े चूल्हे मिले हैं, खूब सारी हड्डियों के प्रमाण भी मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस गुफा के अंदर एक प्रकार से संयुक्त परिवार निवास करता था, जो इतने सारे वहाँ पर हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि आदिकालीन मानव के औजार कौन कौन से थे और वो किन किन औजारों से अपना शिकार करता था, भोजन प्राप्त करता था और अपना भरण पोषण करता था। तो हम बात कर सकते हैं आदिकालीन मानव के औजारों की कि आदिकालीन मानव के जो औजार होते थे वो मुख्य रूप से पत्थर के होते थे। किसके होते थे? पत्थर के। इसके बाद में धीरे धीरे मानव ने जैसे धातु की खोज की थी
तो वो धातु के औजारों का भी काफी हद तक इस्तेमाल करते थे। तो पत्थर के और धातु के औजारों के माध्यम से आदिकालीन मानव जो है वो शिकार करता था। और इस प्रकार के हमें प्रमाण जो है इथोपिया और केनिया, अफ्रीका के दो महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के दो देश हैं जिनका नाम है इथोपिया और केनिया। इथोपिया और केनिया जो देश हैं वहां से हम लोगों को आदिकालीन मानव के औजार बनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकालीन मानव के औजार हम लोगों को किस महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश हैं, तो वो दो देश हैं, इथोपिया और केनिया। इसके बाद में हम आगे बात कर सकते हैं कि एक प्राचीन कालीन आदि मानव की जो जाति थी, जिससे हमने बात देखा था कि आपके होमोनिड प्रजाति के दो भाग हमने किए थे, एक तो था ऑर्थोलोपिटिक्स और एक था होमो। इसमें ऑर्थोलोपिटिक्स जो जाति थी संभवतः सबसे पहले इसी जाति ने पत्थर के औजार बनाए थे। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्थोलोपिटिक्स जो जाति थी, प्रजाति थी आदि मानव की, कह सकते हैं कि सबसे पहले इसी प्रजाति ने पत्थर के औजार बनाए थे। अगर हमें कहा जाए कि सबसे पहले कौन सी मानव प्रजाति ने पत्थर के औजारों का निर्माण किया, तो वो प्रजाति थी ऑर्थोलोपिटिक्स प्रजाति। और इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ये औजार कौन कौन से होते थे, जैसे तीर कमान है, भाला है, छुरी है, कुल्हाड़ी है। इस प्रकार के पत्थर के औजारों का वो लोग इस्तेमाल करते थे। और सिले हुए कपड़े का सबसे पहले प्रमाण हमें 21,000 वर्ष पूर्व मिला था। अगर हम पूछ ले कि सिले हुए कपड़े के प्रमाण लगभग कितने पुराने मिले हैं, सिले हुए कपड़े के प्रमाण लगभग 21,000 साल पुराने हैं। 21,000 साल पुराने प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम आगे बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि वो लोग छेनी, रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार भी बनाते थे। और इन छोटे छोटे औजार जो नुकीले औजार होते थे, छेनी है, छुरी है, कुल्हाड़ी है, जो भी है, तो इनसे वो सींग, हाथीदांत और लकड़ी पर नक्काशी करना, कुरेदना आदि वो लोग कार्य करते थे। छेनी, कुल्हाड़ी ये इस प्रकार के होते थे, तो उनसे वो सिंगों को काटना, खाल उतारना, ये सब कार्य इन नुकीले जो है औजारों से करते थे। इसके बाद में हम कह सकते हैं, बात करें तो आदिकालीन मानव के भाषा, कला और भाषा के विकास की। देखिएगा, औजार की बात हमने की है, तो औजारों के अंदर आदिकालीन मानव जो है वो पत्थर और धातु के औजारों का इस्तेमाल करते थे। ये प्रमाण हमें इथोपिया और केनिया, अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। और हम कह सकते हैं कि ऑर्थोलोपिटिक्स जो जाति थी, सबसे पहले इसी प्रजाति ने औजारों का निर्माण किया। और इसी के साथ 21,000 साल पुराना एक हमें साक्ष्य मिला है, जो सिले हुए कपड़े का साक्ष्य है। तो हम इस प्रकार से आदिकालीन मानव के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आदिकालीन मानव के भाषा और कला के विकास की। भाषा और कला का विकास, भाषा और कला का विकास। भाषा और कला के विकास की बात की जाए तो आदिकालीन मानव की भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि एकमात्र समस्त जीवों में एकमात्र मानव जीव ही ऐसा है जो भाषा को बोल सकता है और भाषा को दूसरे तक पहुंचा सकता है और उसको समझा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि होमो हेबिलिस नाम का एक जो प्रजाति थी, जैसे हमने मानव की उत्पत्ति की दो प्रजातियां पढ़ी थी कि होमोनिड और होमोनिड के दो भाग थे, ऑर्थोलोपिटिक्स और होमो। तो होमो को भी हमने 3 भागों में पढ़ा था, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। तो इस प्रकार से होमो हेबिलिस जो प्रजाति थी, वो प्रजाति भाषा बोलने में सक्षम थी, होमो हेबिलिस जाति। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रजाति थी
जो भाषा को बोल सकती थी, समझ सकती थी, तो वो प्रजाति थी आदिकालीन मानव की, और उस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलिस प्रजाति। भाषा का विकास सबसे पहले किस प्रजाति में हुआ था? होमो हेबिलिस प्रजाति में। और इसके बाद में सबसे पहला हम विचार ये कर सकते हैं कि भाषा का जो सबसे पहला विकास जो हुआ था वो लगभग हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व। पहला विचार नंबर 1, हमारे पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने पता लगाया है कि 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व मानव के अंदर भाषा का विकास हुआ था। विचार नंबर 1। विचार नंबर 2 ये कहता है इतिहासकारों का कि लगभग जो है स्वतंत्र स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। भाषा का विकास तो हुआ है सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है भाई। लेकिन अगर दूसरा विचार की बात करें तो स्वतंत्र स्वर तंत्र, स्वर होता है ना, स्वर वंश, स्वर तंत्र का विकास लगभग हुआ है 2 लाख वर्ष पूर्व। देखिए बात, भाषा का विकास हुआ है 20 लाख वर्ष पूर्व। स्वतंत्र स्वर तंत्र, जो स्वर होते हैं हमारे हिंदी के अंदर 11 स्वर हैं, संस्कृत में 13 स्वर हैं, तो इस प्रकार के ये जो आ ई उ ये स्वर हैं, इन स्वर स्वतंत्र स्वरों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 2 लाख वर्ष पूर्व। विचार नंबर 3 की बात की जाए, विचार नंबर 3 की बात हम लोग करें तो हम कह सकते हैं कि मानव के अंदर भाषा और कला का जो विकास है वो लगभग 40,000 वर्ष पहले मानव के अंदर भाषा और कला का जो विकास हुआ है वो हुआ है 40,000 वर्ष पूर्व से लगा करके 35,000 वर्ष पूर्व, 35,000 वर्ष पूर्व मानव के अंदर भाषा और कला का विकास हुआ। तो भाषा और कला के विकास के अंदर हम लोगों ने जो भी चीजें बताई है मैं आपको वापस बताता हूँ कि भाषा और कला का जो विकास हुआ है वो सबसे पहले मानव प्रजाति होमो हेबिलिस के अंदर हुआ था। होमो हेबिलिस प्रजाति जो थी वो भाषा को समझ सकती थी, बोल सकती थी, ऐसी सक्षमता योग्यता उसके शरीर में पाई जाती थी। तो इस प्रकार होमो हेबिलिस के अंदर भाषा का विकास सबसे पहले हुआ। और इतिहासकारों ने भाषा के विकास के 3 जो विचार दिए हैं। विचार नंबर 1 कि मानव के अंदर भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। विचार नंबर 2 मानव के अंदर स्वतंत्र स्वरों का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। और विचार नंबर 3 भाषा और कला का विकास आदिकालीन मानव के अंदर 40,000 वर्ष पूर्व से लगाकर 35,000 वर्ष पूर्व तक हुआ था। यह था मानव का भाषा और कला का विकास। अंतिम पड़ाव में हम लोग ये कह सकते हैं कि मानव के अंदर ये भाषा और कला का विकास का सारांश क्या था, मानव की उत्पत्ति का सारांश क्या था, जीवों की उत्पत्ति का सारांश क्या था। सो मैं आप लोगों को सारांश रूप में 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि मानव के अंदर जो 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक लोगों में कुछ भारतीय जो आदिकालीन मानव था उसने पौधों का उपयोग समझा था। सारांश रूप में हम लोग कह सकते हैं कि 10,000 साल से लगा करके 4,500 वर्ष पहले तक मानव के अंदर पौधों की समझ आई थी कि पौधों का उपयोग कैसे किया जाए, जंगली ये पौधे थे इनका उपयोग कैसे किया जाए। और इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि पशु परिणाम स्वरूप पौधों के उपयोग के साथ साथ उन्होंने खेती करना और पशुओं को पालना भी सीख लिया था। खेती करना और पशुपालन भी उन्होंने सीख लिया था। और खेती पशुपालन के साथ साथ वो आदिकालीन मानव जो है वो गुफाओं में निवास करना प्रारंभ कर दिया। और गुफाओं के बाद धीरे धीरे उस मानव ने घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। और घर बनाकर जब रहना इन्होंने प्रारंभ किया था तो एक परिवार का निर्माण हुआ और इसी परिवार से एक समूह का निर्माण हुआ और इसी समूह से जाति और जाति से एक बड़ा गांव और इस गांव से एक बहुत बड़े छोटे छोटे
देशों का जो निर्माण हुआ है, ये है आदिकालीन मानव के जीवन का इतिहास, कि मानव किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई। 56 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई। मानव धीरे धीरे औजारों के माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करता था। वो आवास बनाकर रहना प्रारंभ किया, खेती करना प्रारंभ किया, पशुओं को पालना प्रारंभ किया, और इस प्रकार के छोटे छोटे साक्ष्य हमको अफ्रीका, दक्षिणी फ्रांस और इथोपिया और केनिया से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि आदिकालीन मानव का जो जीवन का इतिहास है, उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। जैसे ही उत्तर पाषाण काल आएगा, उसको हम नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसी नव पाषाण काल के अंदर मानव ने समूह बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया, घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया, खेती करना प्रारंभ कर दिया, परिवार में रहना प्रारंभ कर दिया, और पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया, और अनाज का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। ये नव पाषाण काल की विशेषताएं हैं जो हमें अफ्रीका के साथ साथ एशिया और यूरोप महाद्वीपों से भी प्राप्त होती है। आज हम इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। आपको मैंने पूरा मानव जीवन की उत्पत्ति का इतिहास पढ़ाया है। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या आपको समझ नहीं आए तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार से आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटा सा चैप्टर है, और इस चैप्टर को हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपके इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री है। सो हम लोग आगे छोटे छोटे विश्व इतिहास के जो टॉपिक है, चाहे वो क्रांतियाँ हो, चाहे वो आंदोलन हो या कोई सभ्यताएं हो, मैं एक एक कर कोई इसी प्रकार संक्षेप में आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा और विस्तार से इसका वर्णन भी बताऊंगा। देखिए, विश्व इतिहास है, थोड़ा समझने में आपको जरूर कठिन लगेगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि भारत के इतिहास से भी रोचक है वो है विश्व का इतिहास। हमारे आगे के जो देश थे, उन्होंने भी यही समझा था कि भारत इतिहास की अपेक्षा विश्व का इतिहास जो है थोड़ा सा रोचक बन जाता है, कि हमें अलग अलग देशों की जानकारियाँ प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय गीता।